मुझे दुनिया वालों जरा भी न समझो, मेरा मन तेरा प्यासा, तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा। सिल्वर स्क्रीन पर मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई भी गाना, चाहे दिलीप कुमार पर फिल्माया गया हो, देवानंद पर फिल्माया गया हो या धर्मेंद्र पर फिल्माया गया हो, रफ़ी साहब अपनी आवाज़ का मॉड्यूलेशन कुछ ऐसा कर लेते थे कि लगता था कि गाना पर्दे पर दिखाई दे रहे हीरो की असली आवाज़ में ही है। वो जज जाते थे, दिलीप साहब के लिए गाते तो लगता दिलीप साहब ही कर रहे हैं, शम्मी कपूर के लिए गाता तो शम्मी कपूर लग रहा था। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखना। रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ का मॉड्यूलेशन शायद सबसे ज़्यादा शम्मी कपूर पर फिल्माए गए गानों के लिए ही किया है। I might do this, I might do that, and he would listen to me and says, okay, I'll try and do that. वैसे तो हर प्लेबैक सिंगर को कई अलग अलग हीरो, अलग अलग कैरेक्टर या अलग अलग सिचुएशन के लिए गाना गाना होता है, लेकिन रफ़ी साहब की ये खूबी उन्हें महान बनाती है कि वो अपनी आवाज़ के ज़रिए ना केवल गाने में छिपी भावना को उजागर कर देते थे, बल्कि उस हीरो या कैरेक्टर की पहचान भी करा देते थे। अगर आप रफ़ी साहब का कोई भी गाना सुनते हैं तो उसे केवल सुनकर ही बता सकते हैं कि ये गाना किस हीरो पर फिल्माया गया होगा। इसलिए ये ज़रूरी होता था कि गाना रिकॉर्ड करने से पहले रफ़ी साहब को ये बता दिया जाए कि फिल्म में ये गाना किस सिचुएशन पर आएगा और किस कैरेक्टर पर फिल्माया जाएगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि इसमें बड़ी गड़बड़ी हो गई। फिल्म जंजीर के इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त रफ़ी साहब को ये नहीं बताया गया था कि इसे किस पर फिल्माया जाना है। फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन, तो रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर उनके अंदाज में ये गाना रिकॉर्ड कर दिया। किसी ने उन्हें टोका भी नहीं। गाना रिकॉर्ड करके वो स्टूडियो से बाहर निकले ही थे कि संयोग से ये बात उनकी जानकारी में आ गई कि ये गाना अमिताभ बच्चन पर नहीं फिल्माया जाना है। बस फिर क्या था, इस बड़ी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए रफ़ी साहब ने सारे म्यूजिशियंस को मनाया, साजिंदों को मनाया, यहाँ तक कि लता मंगेशकर को भी मनाया और ये गाना फिर से रिकॉर्ड किया गया। ख़ास बात तो ये है कि इस गाने के रिकॉर्डिंग के दिन रफ़ी साहब की तबीयत पहले से ही नासाज थी। बावजूद उन्होंने पूरी कवायद की ताकि फिल्म में गाना अभिनय करने वाले कलाकार के मुताबिक हो सके। क्या है इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी पूरी कहानी और क्या है फिल्म जंजीर से जुड़े रोचक किस्से, जानना चाहते हैं आप? तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर। 1973 में आई फिल्म जंजीर हिंदी फिल्मों में ट्रेंड सेट करने वाली फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म से बॉलीवुड को सदी का महानायक मिला था। ये ऐसी अलग तरह की फिल्म थी जिसमें उन दिनों के हिसाब से कई बेहद ज़रूरी फिल्मी मसाले गायब थे। मसलन इस फिल्म का हीरो गाना नहीं गाता, रोमांस नहीं करता, कॉमेडी नहीं करता, कभी हंसता भी नहीं। मिस मोना, बदकिस्मती से मुझे बातें करना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए हो सकता है आप मेरी कंपनी में बोर हो। ये सब बॉक्स ऑफिस के उस समय के चलन के एकदम विपरीत थे, क्योंकि 70 के दशक में तो संगीतमय फिल्में बनती थी, उच्च कोटि के गीत संगीत का इस्तेमाल होता था, लड़कियां राजेश खन्ना की चॉकलेटी अंदाज पर फिदा रहती थीं, धर्मेंद्र की पर्सनालिटी पर कुर्बान जाती थी। ऐसे समय में प्रकाश मेहरा एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो धारा के एकदम उलट था। प्रकाश मेहरा पहली बार फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे और उन्हें फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट दी थी सलीम जावेद ने। प्रकाश मेहरा इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर कई अभिनेताओं के पास गए, लेकिन देवानंद, राजकुमार और धर्मेंद्र के साथ ही कई अभिनेताओं ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। उधर अमिताभ बच्चन की 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। आनंद और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों का आसरा लेकर वो स्ट्रगल करके निराश हो चुके थे और इलाहाबाद लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी प्रकाश मेहरा उनके पास ये फिल्म लेकर पहुंचे। अमिताभ बच्चन के पास मना करने का कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। मारा मारी रोज का लफड़ा, हम काहे को लफड़े में पड़ेगा, और हमारा कोई भाई बंधु रिश्तेदार तुम्हारा नहीं जो हम जाके पहचानेगा। प्रकाश मेहरा ने एक इंटरव्यू के दौरान इस फिल्म की शूटिंग का एक वाकया बताया था। जंजीर की शूटिंग आरके स्टूडियो में हो रही थी।
एक दिन शूटिंग चल रही थी और राज कपूर भी किसी काम से वहां पहुंच गए थे। उन्होंने बाहर से ही अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनी तो प्रकाश मेहरा को बुलावा भेजा। प्रकाश मेहरा आए तो राज कपूर ने उनसे कहा, अच्छा हीरो लिया है तुमने, इसकी आवाज़ में बहुत दम है, देखना एक दिन ये सुपरस्टार बनेगा। राज कपूर साहब की बात एकदम सच साबित हुई। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन पर लगे ग्रहण को ऐसा मिटाया कि वो ना केवल यंगरी यंगमैन बन गए बल्कि फिल्म जगत का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। हीरो हीरोइन की कोमल गानों के स्थान पर सिनेमा घरों से मार धाड़ और गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इस फिल्म में 5 गाने थे। 4 गाने गीतकार गुलशन बावरा ने लिखे थे और एक गाना निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने खुद लिखा था। ना के क्यों बिगाड़ा रे दिल जला के क्या। फिल्म के गानों को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने और मोहम्मद रफ़ी के अलावा मन्ना डे, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने इन गानों को गाया था। फिल्म के 2 गाने खूब मशहूर हुए। यारी है ईमान मेरा यार में, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, दीवाने हैं दीवानों को नज़र चाहिए, ये गाना फिल्म में गुलशन बावरा पर ही फिल्माया गया है। गुलशन बावरा को गीत लिखने के साथ साथ एक्टिंग का भी शौक था और वो कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे। दरअसल गुलशन बावरा बहुत दुबले पतले लेकिन मज़ेदार आदमी थे। वो ऐसे कपड़े पहनते थे जिससे वो गीतकार या कवि से ज़्यादा कॉमेडियन दिखते थे। उनके मस्त मौला अंदाज और हंसमुख मिजाज के कारण कई फिल्मों में उनको छोटे मोटे रोल भी मिल जाते थे। इस गाने में गुलशन बावरा पर्दे पर खुद हारमोनियम बजाते नाचते गाते नजर आए थे। ये एक मस्ती भरा गाना था जिसमें कलाकार अपनी मर्जी से डांस स्टेप कर रहे थे। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो रमज़ान का महीना चल रहा था। रफ़ी साहब रोज़ा रखे हुए थे। ये उनका लता मंगेशकर के साथ डुएट सॉन्ग था। 4 मिनट 35 सेकंड का ये गाना पूरा रिकॉर्ड हो चुका था। रिहर्सल और तमाम कवायदों को करते करते पूरा दिन लग गया था। रोज़े के कारण रफ़ी साहब थक कर चूर हो चुके थे। सुबह से उन्होंने पानी तक नहीं पिया था। उनकी तबीयत नासाज थी। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी गाने की रिकॉर्डिंग से संतुष्ट थे और उन्होंने फाइनल टेक ओके कर दिया था। लेकिन लता मंगेशकर को लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग पर जोर दे रही थी। लेकिन थक चुके रफ़ी साहब ने लता जी को समझाया कि आपने बिल्कुल ठीक गाया है और जब संगीतकारों ने ओके कर दिया है तो आप क्यों परेशान हैं। ये कहकर रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर निकल आए और गाड़ी में बैठने लगे। तभी गीतकार गुलशन बावरा उनके पास पहुंचे और पूछा कि क्या आपको पता है कि फिल्म में ये गाना किस पर फिल्माया जाना है। तो रफ़ी साहब ने कहा, हीरो अमिताभ बच्चन पर ही फिल्माया जा रहा होगा। गुलशन बावरा मुस्कुराए और कहा कि नहीं, ये गाना मुझ पर फिल्माया जाएगा। बस इतना सुनना था कि रफ़ी साहब चौंक गए। वो फ़ौरन गाड़ी से उतर पड़े और तेज़ी से स्टूडियो की ओर बढ़ने लगे। रिकॉर्डिंग फाइनल हो जाने के कारण सब लोग पैकअप की तैयारी में थे। कुछ म्यूजिशियन स्टूडियो के बाहर भी निकल आए थे। लता मंगेशकर भी जाने की तैयारी में थीं। रफ़ी साहब को लौटता देखकर सभी चौंक पड़े। रफ़ी साहब ने किसी से कुछ नहीं कहा। सभी म्यूजिशियनों और साजिंदों को अपने अपने साज के साथ फिर से तैयार होने के लिए इशारा करने लगे। लता जी से भी उन्होंने कहा कि देखिए, आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग चाहती थी ना, तो चलिए फिर से एक बार रिकॉर्डिंग करते हैं। आनन फानन में रिकॉर्डिंग की सारी तैयारियां फिर से की गई और ये गाना एक बार नए सिरे से रिकॉर्ड हुआ। लेकिन इस बार सबने महसूस किया कि रफ़ी साहब की गायकी का अंदाज बदला हुआ था। जाहिर है अब वो अमिताभ बच्चन के लिए नहीं बल्कि गुलशन बावरा को ध्यान में रखकर गाना गा रहे थे। सर पे हमारे खुला आसमां। अब कोई भी इस गाने को सुनते हुए गुलशन बावरा की जगह अमिताभ बच्चन को ध्यान में नहीं ला सकता था। रफ़ी साहब के अंदाज़े बयान ने सबको समझा दिया था कि क्यों उन्होंने फिर से रिकॉर्डिंग कराई। यही थी रफ़ी साहब की खूबी। जब ये गाना पर्दे पर आया तो इसने धूम मचा दी। गुलशन बावरा के कैरेक्टर से रफ़ी साहब की आवाज़ इतनी मिल गई कि लगा
मानो गुलशन बावरा ही गा रहे हैं। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों और परिचितों को इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, मुझे तो